हाय एवरीवन। तो कल मेरा LICAA का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में 10:30 बजे। हालांकि वो 10:30 बजे तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ था। मुझे पता ही नहीं इनका क्या सिस्टम है यार, बिल्कुल भी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है कुछ भी। मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा LICAA का। ऊपर से मेरा सेंटर, मतलब ऐसी जगह सेंटर जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस बीच में एक सेंटर है, वो भी इतना खंडर सा। आई होप कि मेरा कोई भी एग्जाम दोबारा वहां ना आए, क्योंकि मैंने सेंटर डाला हुआ है उस जगह का और वहां पे 2 सेंटर है। आई होप कि मुझे दूसरा सेंटर ही मिले। तो बात करते हैं एनालिसिस की। कल शाम को मैंने पोस्ट डाल दी थी, क्योंकि यार पिछले 24 घंटों से सिर्फ सफर ही कर रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे डाल दूंगी, जिसे देखना होगा वो तो देख ही लेगा। वैसे तो कल सभी ने डाल ही दिया एनालिसिस की वीडियो। तो हाँ, मुझे ये बतानी थी कि मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे सेंटर पे। एनालिसिस बताने से पहले मैं वो बताती हूँ। मतलब एक तो वैसे ही इतना ज़्यादा लंबा सफ़र था, तो हेक्टिक हो गया था सब। ऊपर से वहाँ पे सेंटर में हम गए, एंट्री हुई, और जैसे ही मुझे सिस्टम अलॉट हुआ, भाई उसकी स्क्रीन, मतलब चल तो रही है और वो चल भी नहीं रही है, ऐसा कह सकते हैं कि उस पूरी स्क्रीन स्कैटर्ड हुई हुई थी। और फिर मैंने वहाँ पे जो एक खड़ा था उनका कोई पर्सन, उसको मैंने बोला कि सर ये स्क्रीन आप देखो कैसे मतलब दिखाई दे रही है, कुछ सही से चल ही नहीं रहा। तो वो कहते, मैडम एक बार आप देख लो, जब एग्जाम स्टार्ट होगा ना तब अपने आप सही हो जाएगा। मैंने कहा भाई, आर यू मैड, आर यू फॉर रियल? मतलब स्क्रीन ही टूटी हुई है, ये कैसे सही हो जाएगी? मतलब मैं ऐसे कैसे एग्जाम करूंगी? अगर कोई बार ग्राफ आ गया क्वांट के अंदर, तो वो जो स्क्रीन की टूटी हुई लाइन ही मुझे बार की तरह दिखाई दे रही है। अब तो मेरा तो पेपर गया सारा। उसके बाद में जो हमारी बायोमेट्रिक कर रही थी ना मैम, वो शी इज सच अ नाइस पर्सन, वो बहुत अच्छी थी। मैंने उनको बोला, तब उन्होंने मुझे बोला कि आपको दूसरा सिस्टम अलॉट कर देंगे, लेकिन एक बार सभी का बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ही हो सकेगा वो, क्योंकि पहले से पता नहीं होता कि कौन सा सिस्टम आपको देना है, क्योंकि वहाँ पे किसी और का भी आ सकता है। तो भाई मेरे तो दिमाग का ना सच में कचरा हो गया था उस टाइम तक। सही बताऊं तो मेरा पेपर देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जिस एक्साइटमेंट से मैं गई थी ना, वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी मेरी वहां तक। उसके बाद में मुझे जब मैंने साइन इन किया था उसी स्क्रीन पे, जो वो स्कैटर्ड हुई थी स्क्रीन उसी के ऊपर मैंने साइन इन किया था। और वहाँ से जब सभी स्टूडेंट्स अपना वो कर रहे हैं, साथ में लैंग्वेज वगैरह डाल रहे हैं, वो सब लिख रहे हैं उसमें जो नोट करना होता है सेंटेंस, और मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ इधर उधर भी मुझे कोई सिस्टम अलॉट करेगा दोबारा। तो फिर वो मैम आए, उन्होंने मुझे दूसरा सिस्टम अलॉट किया तब जाके। और वो भी यार बिल्कुल कंफर्टेबल ही नहीं था, पता नहीं कुछ तो, मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं ना वो मेरा यही था। इतने एग्जाम्स दिए मैंने उनमें से। फिर मैंने दूसरा सिस्टम पे साइन इन किया, सब कुछ उस पे डाला। उसके बाद में आता है हमारा रीजनिंग। तो यहाँ से एनालिसिस करते हैं स्टार्ट, ठीक है। पहले ही बात तो दिमाग की तो पूरी बैंड बजी चुकी थी तब तक, और उस प्रेशर के अंदर सबसे पहले खुलता है हमारे पास रीजनिंग। तो स्टार्टिंग में मेरे पास खुली थी यही वाली पजल, जो ये कैटेगरी वाली पजल दिखाई दे रही है ना। इसमें 3 सिटीज थी, और मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं पहले पजल बनाऊंगी, मैंने सोचा था मिसलेनियस करूंगी। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे किया, भाई बहुत टाइम लग रहा था आगे जाने में। मैंने सोचा नहीं, ऐसे तो पेपर रह जाएगा सारा। तो मैंने कैटेगरी वाली से ही स्टार्ट किया और मैंने इस पजल को बनाया, बन गई थी। पर एक क्वेश्चन ऐसा था इसमें, ओड वन आउट वाला, उसमें यार मेरे दो दो जो ऑप्शन है ना वो हो रहे थे। अब मेरे को नहीं पता कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पर मैंने तो जैसा था ना उसके अकॉर्डिंग उन दोनों में से कोई एक कर दिया। अब पता नहीं वो सही है या नहीं है बाकी क्वेश्चन। अब मुझे डाउट है कि पता नहीं वो क्वेश्चन अगर मेरा उस पर स्टक हुआ है तो हो सकता है कि मेरी पूरी पजल ही गलत हो। आई डोंट नो। ठीक है, उसके बाद में आता है मंथ और डेट वाली पजल। उसमें 9 पर्सन थे, ये ठीक थे, ये इजी थी, ये बन गई थी पजल। उसके बाद में एक नॉर्थ साउथ वाली पजल थी, 8 लोग देख रहे थे, ये भी इजी थी, ये भी मेरी एक ही पॉसिबिलिटी में बन गई थी। उसके बाद में आती है फ्लोर वेस्ट वाली, ये सबसे ज्यादा इजी कहूंगी मैं, ये वाली पजल इजी थी। पर जो मैं इतना इजी इजी बोल रही हूँ ना, उससे ऐसे मत समझना कि पेपर बहुत इजी था। भाई सही में मुझे ये IBPS PO से भी टफ लगा था ये पेपर। वो तो कहते हैं ना कि वो तो कुछ भी नहीं था इसके कंपेरिजन में। उसके बाद में आते हैं कि फ्लोर बेस्ड वाली ये इजी थी। उसके बाद में आती है कंपैरिजन वाली पजल, और मैं इसे कहूंगी वर्स्ट पजल। हो सकता है ये टफ ना हो, मुझसे ही मैं इसमें स्टक हो गई हूँ। इस पजल पे मैंने भाई 3 से 4 मिनट इस पे वेस्ट किए हैं, और मतलब इस पजल की वजह से मुझे एक दो क्वेश्चन जो थे ना, वो मैं, जो मैंने ऊपर वाली पजल में आई थिंक कि मुझे डाउट है, वो मैं दोबारा देख सकती थी अगर ये वाली पजल खराब ना जाती तो। मैंने इसे बनाया। उसके बाद में मैंने 2 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए। तीसरे पे जैसे ही जंप किया, मेरे
ऑप्शंस ही नहीं मैच हो रहे। इसमें एक क्वेश्चन था, सेंटेंस दिए हुए थे उसमें 3, और उसमें बोला था कि कौन सा ट्रू है ये बताना है आपको। तो मेरे जो पजल था उसके अकॉर्डिंग मेरा 1 और 3rd वाला ट्रू बन रहा था, 2nd वाला रॉन्ग बन रहा था, और वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो मुझे लगा कि मैंने पजल गलत बना दी। मैंने दोबारा से देखा, मैंने दोबारा एक और तरीके से पजल बनाई, वो मेरी थोड़ी अलग बन रही थी। उसमें जब मैं गई तो जो उसके अंदर ऑप्शन थे तीनों, उसमें वो तीनों ही नहीं गलत, उसमें तीनों ही गलत बन रहे थे और नन का ऑप्शन भी नहीं था। मतलब आप सोच रहे हो कि क्या सिचुएशन हो रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पेपर पड़ा था उस टाइम काफी रीजनिंग का, और उस टाइम मैं इस पजल पे स्ट्रगल कर रही हूँ। तो फिर भी मैंने वो जो मेरे मन में, फिर क्योंकि इसमें ऐसे था ना कि बस मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगी, वैसे तो ज्यादा हो ही गया था, पर फिर मैंने उसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है ब्लड रिलेशन, ये बन गया था मेरा, इसके तो मुझे लग रहे हैं सही है। सिलोक्स वाला हो गया था, इनइक्वालिटी हो गया था, फिर आता है पेयर फॉर्मेशन वाला, ये भी हो गया था। मुझे याद नहीं है कि इसमें कितने पेयर बनाए थे मैंने, आई थिंक 4 बनाए थे, और आई थिंक 4 बनाए थे। ठीक है, उसके बाद में आता है एक कोडिंग वाला क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन खुला था मेरे पास सबसे पहले, उसके बाद वो पजल खुली थी। इसमें वो सिंबल्स वगैरह करके कुछ दिया हुआ था, वो वैसे तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, पर मैंने जो उसमें कॉमन लेटर्स थे ना, वो उठा उठा के और उससे बनाया। तो टाइम तो मुझे लगा था शायद इसको बनाने में मुझसे 1-1.5 मिनट लग गए थे, पर मैंने कर दिया था ये। मुझे ऐसे था कि मैं रीजनिंग में कम से कम गैस वर्क करूंगी। पहली बात, हाँ, अगर कोई यहाँ पे मुझे ये ज्ञान देगा कि गैस वर्क नहीं करना था, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो प्लीज मत देना, क्योंकि मेरे मन में पहले से यही था कि मैं गैस वर्क के लिए अलग से टाइम नहीं निकालूंगी। लेकिन जैसे ही पीछे मेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, या ऑलमोस्ट मतलब रीजनिंग या क्वांट जो भी है, उसमें मेरे पास लास्ट 30 सेकंड जब बचेंगे, और ऐसे होगा ना, क्योंकि 30 सेकंड में यार कोई क्वेश्चन नहीं होता है, मानो या ना मानो, एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी करने में ना टाइम लग सकता है। ठीक है, 30 सेकंड में वो भी नहीं होता, और जिस हिसाब की वहां पे लेंथ थी क्वेश्चन की, तो नहीं होता। तो 30 सेकंड में मेरे जो भी 3-4 क्वेश्चन में मुझे डाउट था ना, मैंने वो गैस वर्क ही किया है। ठीक है, तो अगर आपने ना किया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट्स में रोना मत आके। तो रीजनिंग का ये था। तो अब रीजनिंग में मैं बात करूं कि मैंने गैस वर्क कितने किए हैं, वो वैसे मैंने लास्ट में लिख रखा है। तो इसमें मैंने जो एक पजल वाला मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मैंने वो जो एक क्वेश्चन मेरा कंफ्यूज था, जिसमें 2 ऑप्शन सेम मेरे बन रहे थे, तो उसमें मैंने गैस वर्क ही मान लो आप, वैसे तो उसको गैस वर्क ही कर सकते हैं। और एक जो ये कंपैरिजन वाली पजल थी ना, इसका भी ये जो मैं गैस वर्क ही मानूंगी इसको, तो क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो मैं नहीं कह सकती इसमें, क्योंकि अगर मेरी पजल ही हो सकता है गलत हो, तो हो सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन ही गलत हो। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का। अब आते हैं क्वांट पे। क्वांट में अप्रोक्सीमेशन थे वो ठीक थे, इजी थे, बन रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक भी सब कुछ ठीक था, मतलब टफ नहीं थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इजी थी, बन रही थी। उसके बाद में एरिथमेटिक का तो भाई मुझे याद ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक और इन सब के बाद में सीधा डीआई पे जंप किया था। और सबसे पहले आती है मेरे पास में ये वाली डीआई, जो ये मेल और फीमेल वाली डीआई है। और जैसे ही मैंने डीआई के क्वेश्चंस की लेंथ देखी, भाई एक क्वेश्चन अगर बोले ना, तो वो भी सिंगल लाइन का तो था ही नहीं यार, 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चंस। मतलब मुझे इतना पैनिक होने लग गया कि मैं कहा यार, ओलिव बोर्ड से भी टेस्ट लगाए, ये भी लगाए, ऐसे लगता है कि सबसे मतलब टफ है वो, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं थे, मतलब मॉक लेवल से तो टफ था पेपर। ठीक है, तो उसके बाद में मेरे पास ये मेल फीमेल वाली खुली डीआई, और मैंने इसमें भी स्टार्टिंग में ब्लंडर किया। इसमें टोटल पर्सन जो है ना, वो 4800 दिए हुए थे। और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उसके अंदर ना नीचे ऐसे दिया हुआ था कि टोटल मेल दिए हुए थे, और टोटल परसेंटेज, टोटल का परसेंटेज दिया हुआ था 48 में, कि टोटल इतने हैं, और मेल का नंबर दिया हुआ था। मुझे ये लगा कि जो नीचे टेबल है उसके अंदर साइड में तो मेल दिए हुए हैं टोटल, और जो लेफ्ट साइड में है वो फीमेल का परसेंटेज है। तो मैंने वो 4800 देखा ही नहीं था कि टोटल ऊपर दिए हुए हैं, क्योंकि यार दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था, कुछ ध्यान ही समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें, बस जल्दी से अटेम्प्ट बढ़ाने का हो रहा था कि जल्दी से बट अटेम्प्ट कैसे भी करके बढ़ जाए। तो मैंने उसके ऊपर कम से कम 1 मिनट तो शायद खराब किया ही होगा। मैंने सबका डेटा निकाल लिया है भाई अपनी तरफ से। उसके बाद में मैंने देखा ऊपर 4800, फिर मैंने उसको फिर से बनाया टेबल को, फिर मुझे पता चला कि इधर जो है वो टोटल का परसेंटेज है, फिर टोटल उसका निकाल के, और फिर उसमें से मेल माइनस करके फिर फीमेल आ रहा था। फिर मैंने किए, और क्वेश्चंस लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी थे, मतलब इतना सब कुछ पहले तो टेबल से आप डेटा निकालो, एक्सट्रैक्ट करो, उसके बाद में क्वेश्चंस भी बहुत हेक्टिक से लग रहे थे करने के लिए। उसके बाद में आती है ये तीसरी डीआई, जिसमें टॉयज थे, बुक्स थे और बैग्स थे। ये भी यार सही में टफ थी, मतलब कैलकुलेटिव थी डीआई, और क्वेश्चंस भी बहुत लेंथी थे। और कैसलेट वाली तो मुझे आई थिंक ये कॉफी टी समथिंग ऐसा सा कुछ था। इसमें मैं 3 क्वेश्चन थे, 3 थे शायद, 2 थे, आई होप कि 2 ही हो।
तो इसमें मैंने टोटली गैस वर्क किया है और बुरी तरह वाला गैस वर्क किया है, मतलब देखा भी नहीं कि कैसे करना था कैसे नहीं करना था, जो मेरे मन में आया मैंने डाल दिया, क्योंकि लास्ट 30 सेकेंड ही बचे थे आई थिंक, ये लास्ट में ही किया था मैंने। उसके बाद में मैं आई थी अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक में शायद मैंने 3-4 क्वेश्चन तो किए ही होंगे, याद सही में मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कि कितने क्या किए थे। तो और कैसलेट वाली में तो मैंने गैस वर्क ही किया था, तो इसको तो छोड़ते हैं, एक बार नेक्स्ट इंग्लिश पे आते हैं, फिर मैं टोटल अटैम्प्ट बताऊंगी कि अपने कितने हैं मेरे अटैम्प्ट। उसके बाद में इंग्लिश आती है। इंग्लिश में एरर थे, इंग्लिश मुझे ठीक लगा। क्वांट और आई थिंक कि इन्होंने इंग्लिश पासिंग के लिए बनाया, तो इंग्लिश तो इन्होंने ठीक डाल दिया था, लेकिन जो क्वांट और रीजनिंग है ना, सही में उसको मतलब वहाँ सेंटर से बहुत लोग निकल रहे थे और ऐसे बोल रहे थे कि बिल्कुल ईजी है बिल्कुल ईजी है, और बहुत ऐसे थे कि जो ऐसे बोल रहे थे कि यार सही में बहुत टफ था। तो मुझे पता नहीं कि कौन से वाला उसमें सही है, मुझे तो एग्जाम जो है वो मॉडरेट टू टफ ही लगा, इजी साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर किसी और का होगा तो मुझे नहीं पता, वैसे तो सभी को अपनी शिफ्ट टफ ही लगती है, पर मुझे अपनी शिफ्ट का पता है यार, ये रियली टफ थी। आप बताना कि आपका कौन सी शिफ्ट में था। उसके बाद में आती है इंग्लिश। इंग्लिश में एरर थे, ठीक थे, ये भी वर्ड स्वैप भी इजीली बन रहे थे। फिर ये पैराजम्बल था, ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, और शायद में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि पैराजम्बल मैंने लास्ट में किया था तो टाइम कम था, तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जल्दी जल्दी में मुझसे जो बने वो मैंने मार्क तो कर दिए थे। ठीक है, तो 6 सेंटेंस का था ये। और फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, वो जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, जिसमें हाईलाइट किया होता है उसको रिप्लेस करना होता है किसी और सेंटेंस से, वो आया था। आरसी आया था, उसमें एक तो फिल इन द ब्लैंक था आरसी में, और 2 उसमें सिनोनियम एंटोनियम थे। एक तो था, अब मुझे ये याद नहीं है कि किसका सिनोनियम पूछा था एंटोनियम पूछा था, पर 2 वर्ड ये थे, एक तो मीटिंग था और एक शेयर्ड था। शेयर्ड का आई थिंक मुझे याद है, मैंने नहीं याद यार, पता नहीं क्या किया था। ठीक है, और फिलर्स आए थे, सिंगल फिलर थे उसमें। और हाँ, ये था इंग्लिश का। तो टोटल ये था कि क्वेश्चंस क्या आए थे। अब बात करते हैं कि मैंने कौन कितने क्या कुछ किया था। ठीक है, तो इन रीजनिंग मैंने 34 क्वेश्चंस किए थे, जिसको मैं वैसे मान रही हूँ कि करेक्ट है, पर वैसे तो क्या ही करेक्ट है यार, वो 2 जो हैं वो मैं उसको भी चलो अगर गैस वर्क में काउंट करें तो आप मान लो कि कम से कम मैंने 31 क्वेश्चन अगर करें तो वो मैंने अपनी तरफ से एक्यूरेसी से किए हैं। और एक गैस वर्क जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये मीनिंगफुल वर्ड वाला था, और आई होप सो कि ये मेरा सही हो, क्योंकि शायद वर्ड्स उसमें आ रहे थे RQH, मतलब ऐसा सही कुछ वर्ड था यार, सॉरी एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसका मेरे हिसाब से कोई वर्ड नहीं बन रहा था। तो मैंने गैस वर्क भी करने का सोचा ना, तो मैंने मतलब पहले मैंने नहीं देखा था कि वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा, पर गैस वर्क जब मैंने किया तो उसमें मैंने वो वाला किया जिसमें कोई वर्ड नहीं बन रहा था, तो वो वाला मैंने उसका लगाया था। बाद में जब मुझे वो वर्ड्स याद थे उस टाइम पे, तो मैंने तब उसको देखा सबमिट करने के बाद, तो तब भी मेरा कोई नहीं बन रहा था। तो आई होप सो कि ये वाला गैस वर्क मेरा सही हो। उसके बाद में क्वांट में मैंने सही सही मुझे जितना याद है, मतलब ये 27 एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं कह सकती मैं, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कम हो, तो 27 मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने एक्यूरेसी के साथ किए थे। बाकी 5 to 6 मैंने गैस वर्क भी किए थे। और इंग्लिश में मैंने कोई गैस वर्क नहीं किया था, ये जैसे मतलब नॉर्मल बाकी एग्जाम्स में अपने करते हैं ना, जैसे 30 आउट ऑफ हम कर ही देते हैं। इंग्लिश में वैसे भी एक्यूरेसी का कुछ पता नहीं होता, और इंग्लिश में तो यार नॉर्मल एग्जाम्स में भी हम कुछ ना कुछ गैस वर्क तो करके आते ही हैं, मतलब मैं तो करती हूँ, आपका नहीं पता। तो 30 आउट ऑफ 30 मैंने इंग्लिश में किए थे। अब मैं अगर सही सही मानो ना तो आप इधर वाले काउंट कर लो ये, और इसमें से एक आधा माइनस भी कर सकते हैं, तो इतने अगर मैं मानूँ 61 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग और क्वांट में है, इंग्लिश को अगर छोड़ दें तो। और वैसे अगर मैं बताऊं कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो भाई मैंने सारे ही कर दिए। बचा हुआ जो टाइम था ना, जिसमें बिल्कुल 15-20 सेकंड बची थी, तो मैंने वो हर सेक्शन के जितने हर सेक्शन में 15-20 सेकंड बची थी ना, मैंने सारे ही मार्क किए थे। मतलब क्यों ना करें यार, जब वो क्लियरली बोल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और फॉर्मूला में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग मतलब आप गैस वर्क करोगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव, और अगर पड़ेगा तो चलो पता चल जाएगा, फिर ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो ठीक है, मतलब ये सब था मेरा। ठीक है, और एक लड़की निकली बाहर, एक बात मैं आपको बताती हूँ। वो मुझे क्या कह रही थी, जब मैंने ऐसे बोला ना कि मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं, गैस वर्क भी मैंने किए हैं अच्छे खासे, 10 से 12 गैस वर्क मैंने किए हैं, हो सकता है कम ही हो, पर 10 से 12 मैंने कहा था मैंने गैस वर्क किए हैं। तो पता नहीं भाई वो मुझे पता है क्या कह रही है, मतलब इतनी स्टूपिड थिंग कि उसने कहा कि वहां पे जब वो गाइडलाइंस दी हुई थी ना, उसमें ऐसे लिखा हुआ था एक सेकंड नंबर गाइडलाइन में कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, बट आप नेगेटिव करने से बचो। मतलब हद है यार, ऐसा ऐसी चीज कौन लिखता है वहां पे कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है पर हम चाहेंगे, ऐसे ही बोल रही थी वो, एग्जैक्ट उसकी ये लाइन थी कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है पर हम ये चाहेंगे कि आप नेगेटिव करने से बचो। तो फिर भाई इससे अच्छा तुम नेगेटिव डाल ही देते, फिर जब बचना ही था तो फिर ये नेगेटिव वाला और ये पंगा ही क्यों किया तुमने। तो मतलब सही में
ये वाला एग्ज़ाम तो भाई अलग ही लेवल का था। सब कुछ, वहाँ के लोग, वहाँ के सेंटर्स, और मतलब बहुत मिसमैनेजमेंट था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। शायद मेरे ही सेंटर में पता नहीं ऐसा हो सकता है कि सभी जगह ही ऐसा था, कुछ पता नहीं है। तो जिस एक्साइटमेंट से मैं ये एग्ज़ाम देने गई थी ना, अब तो मुझे सही बताऊँ, मुझे इसका रिजल्ट देखने की भी एक्साइटमेंट नहीं है। और रही बात इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ने की, तो वो पहले तो मेरा था कि मैं उसे पढ़ूंगी स्टार्टिंग से, पर अब मुझे ऐसे है कि जब रिजल्ट आएगा ना, अगर हो गया तो ही मैं उसे पढ़ूंगी, वरना फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर फायदा ही क्या पढ़ने का। तो जितना होगा उतने टाइम में कर लेंगे। और दैट्स इट। कल मेरा एग्ज़ाम है आईबीपीएस कलर का। मैं नहीं चाहती कि इसका कोई भी इम्पैक्ट मेरे कल वाले एग्ज़ाम पे पड़े। तो उसका एनालिसिस मैं, पॉसिबल होगा तो मैं कल ही डाल दूंगी, वरना उसका भी मैं नेक्स्ट डे ही डालूंगी। तो ये था एनालिसिस। आप बताना कौन सी शिफ्ट में था, कौन सा, और कितने कुछ अटेम्प्ट थे आपके।